ओके, तो पहले तो ये समझ लेते हैं सक्सेसिव फ्यूजन का मतलब क्या है। तो जैसे अगर ये कंटेनर है और इसमें दे आर सेइंग कि 16 मोल्स ऑफ SO2 एंड लेट्स से 16:1 है, सो इट कुड बी एनीथिंग। हम अब यहाँ 16 मोल मान ले रहे हैं, यू कैन से 16x, यू कैन से x लाइक दैट। ठीक है, सो व्हेन दिस इज गोइंग टू इफ्यूज, तो ये किस स्पीड से, मतलब किस रेशियो में इफ्यूज होगा, रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा। सो देन यू विल राइट RO2 बाई RSO2, दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे मोल्स रेशियो अलग अलग है, सो यू आर गोइंग टू से 1/16, है ना, मतलब मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ SO2 अंडर रूट मास ऑफ SO2, तो SO2 is 64 and this is going to be O2 is 32, so this is going to be 1/16 and this is going to cancel, so this is root 2, ये हो जाएगा। तो और you can say this is nothing but 1/8√2। तो जब यहां से निकल रहा होगा, है ना, जो जो रेशियो में निकल रहा होगा वो 1:8√2 है। और मैंने बोला था कि जो RO2 बाई RSO2 है, that is also equals to N out O2 के मोल्स डिवाइड बाई N out SO2 के मोल। मैं ये भी कह सकता हूँ dN/dt के हिसाब से, राइट, साइमल्टेनियस टाइम में, कि अगर इसके 1 मोल निकलेगा ऑक्सीजन का, तो 8√2 मोल्स, है ना, SO2 का निकल जाएगा, राइट, ऐसा। अब क्या होगा, नेक्स्ट में पहुंचेगा, सक्सेसिव डिफ्यूजन का मतलब यही है, नेक्स्ट में पहुंचेगा तो फिर क्या होगा यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे जो रेशियो है, लेट्स से यू विल इमेजिन कि SO2 का यहाँ पे, राइट, दैट इज गोइंग टू बी 8√2 रेशियो मोल्स है, और O2 का कितना है 1। देन यू विल से कि अगेन तीसरे में जब यहां से निकल रहा होगा पिनोल से, तो कितना निकलेगा, तो ये रेशियो 1:8√2 हो जाएगा। और ध्यान से देखो, ये रेशियो 1/√2 के कारण आ रहा है, राइट, सॉरी √2 के कारण आ रहा है, √2 रेशियो बढ़ता जा रहा है क्योंकि मास का रेशियो ऐसा है। सो व्हाट विल हैपन अगेन, जब आप निकालोगे, लेट्स से आफ्टर, तो मैं यहाँ डैश लिख ले रहा हूँ, तो यहाँ से जब निकलेगा तो देन दिस इज गोइंग टू बी 1/8√2 एंड दिस विल कम √2 मास के कारण, तो ये फिर से कट हो जाएगा। तो सेकंड कंटेनर, मतलब फर्स्ट बार निकलेगा तब 1:8√2 होगा, जब सेकंड बार निकलेगा तो 1:8 होगा, ऐसे सक्सेसिव। सो लाइक दैट यू कैन राइट कि nth वाले में कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है आफ्टर nth सक्सेसिव, लेट्स से कितना होगा। तो आप देखोगे ध्यान से, व्हाट वी हैव डन, ये क्या हुआ, है ना, इसमें हमने क्या किया, एक तरह से ये n1/n2 रूट जो भी लिखा हुआ है, दिस पार्ट इज अगेन मल्टीप्लाइड बाई मास रेशियो, जो भी हम रूट में लिख रहे हैं उस मास रेशियो से अगेन मल्टीप्लाई हो गया, राइट। अगर मैं √2 डायरेक्ट ना लिखूं, देन आई विल राइट लाइक दिस 64/32, देन दिस विल कम √2। ठीक है, बस यही करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा RO2 बाई RSO2 इज नथिंग बट, यहाँ पे क्या था 1/16 एंड दिस इज मास MSO2 डिवाइड बाई MO2 की पावर n टाइम्स, ये n टाइम्स जाएगा ऐसा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि लास्ट में ये 1:1 है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये, है ना, सक्सेसिव फ्यूजन टू गिव ए मोलर रेशियो ऑफ 1:1 ऑफ डिफ्यूज मिक्सचर। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि n कितना होगा, तो ये √2 आ रहा है, मतलब 2 की पावर n/2 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1, तो n आपको यहाँ से निकल जाएगा कितना 8, है ना। तो ये बात मेरी समझ में आ रही है किसी को, ये इस बात में प्रॉब्लम, इसका वैसे अपनी बुकलेट में फॉर्मूला इसी तरह से लिखा भी है सक्सेसिव फ्यूजन का। ठीक है, सक्सेसिव फ्यूजन कैसे बन रहा है ये समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। किसी को प्रॉब्लम है इसमें, क्या किया हमने दूसरे बार में, हमने देखो ध्यान से देखो तो दिस रेशियो जो भी है 1/8√2, ये जो रेशियो आ रहा था इसमें फिर से मास मल्टीप्लाई कर लिया। इसीलिए अगर हम ऐसे ही करते जाएंगे, नेक्स्ट में करते जाएंगे, तो ऐसे की बार n आ जाएगा। ओके, क्या ये भाई डिस्कशन, और कोई डाउट। मैं सारे डाउट्स लूंगा थोड़ी देर बाद, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी। ठीक है, इसके बाद एक एक करके मैं जिन जिन को जो जो डाउट होंगे वो लेंगे, जो भी टाइम बचेगा उसमें वो
काम करेंगे, ठीक है। ये है आफ्टर nth, लेट्स से nth सक्सेसिव इफ्यूजन। और ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे NO2 by NSO2 जो भी है उसका इनिशियल जो मिक्सचर है वो समझ में आया। सो हम कोई दिक्कत। चलो भाई, सबसे पहले है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमने 71 तक कर लिया था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से हम लोग कर रहे थे, राइट। 72 to 80, एनी डाउट? 72 to 80। नहीं, पिछले लेक्चर की अपलोड की गई है बेटा। लास्ट लेक्चर हमने मोटिवेशन लेक्चर रखा था, उसकी नहीं करी है, ठीक है। वो मैंने बोला था मोटिवेशन तुम्हें बस दोबारा नहीं मिलेगा सुनने को एक बार में। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें एक ग्राफ दे रखा है एंड आई टोल्ड यू कि आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर को। तो चाहे आप लो प्रेशर जोन देख लो, चाहे आप हाई प्रेशर जोन देख लो, है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये वाला T1 दे रखा है, ये T2 और ये T3। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट्स वाई क्या होगा, जितना ये टेम्परेचर लो प्रेशर रेंज में ऊपर की तरफ जाएगा, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, दैट इज हायर। So T3 is going to greater than T2 and T2 is going to greater than T1। 80 तक आंसर इज गोइंग टू बी C, ठीक है। C भाई, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो ज्यादा है, तो T3 इज हायर। क्वेश्चन नंबर 80 to 90। एनी डाउट? 85, 86। सुशील, मुझे तुम्हारे यहाँ डीपीपी में तुमने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, मैंने को तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं दिखी। एनी अदर क्वेश्चन इसके अलावा? 85, 86, 88, 87 सॉल्व करना है रेगुलरली, नहीं सॉल्व किया अभी तक ये चलेगा नहीं। 83 चलते हैं, ठीक है। तो 83 में क्या पूछा है, a by b square given in van der Waal equation is for। तो आपको पता है प्रेशर के साथ हम डाल दें a by b square, दैट इज रिलेटेड टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है, प्रेशर करेक्शन टर्म। सो दैट्स व्हाई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस। 83 हो गया। 85 कराया हुआ है क्लास में, ये क्या है, वेरियल इक्वेशन से है। तो अब देख लो, ये वेरियल इक्वेशन भी हम यहीं पे समझा दे रहे हैं, किसी ने बोला था कि वेरियल इक्वेशन सर बता दो। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि हम वेरियल इक्वेशन z के टर्म्स में लिखते हैं, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रेशर की इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ से, P प्लस ए बाई बी स्क्वायर P माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। सो दिस इज गोइंग टू गो डाउन, तो ये प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी आर टी बाई बी माइनस बी माइनस ए बाई बी स्क्वायर। तो ये बस आपको देखना है कि प्रेशर किस में है। एक मिनट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन्होंने पूछा है, तो ये हो गया P। Now what is compressibility factor? Z is nothing but V by RT. So you will multiply over here, तो ये क्या हो जाएगा, RT V by RT V minus V minus A B by RT P square. So you just solve it, ये यहाँ से कट हुआ और ये यहाँ से कट हुआ। So the formula you will be getting V minus B minus A by RTB। तो बस आप इसको देख लो, यहाँ पे इन्होंने जो V के ऊपर बार लगाया उसको मोलर वॉल्यूम बोला है, तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो V है इसको रिप्लेस कर दो सेम इससे, तो आपको आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ वंस यू विल गेट दिस, हमने यहाँ पे क्या किया था, V को डिवाइड कर दो, देन वी आर गोइंग टू गेट 1/1 माइनस V बाई B माइनस A बाई BRT।
Now, then we have written this is nothing but 1 minus 1 upon 1 minus x, which is nothing but x1 minus x की पावर minus 1, और इसको हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से देख लिया था 1 plus x square plus 1 plus x plus x square plus x cube like that. ठीक है, तो बस इस वाले पार्ट को हम दोबारा से इस तरह से लिख सकते हैं. So hence that is nothing but we can write that is going to be 1 plus x की वैल्यू क्या है यहाँ पे b by b, so b by b plus b square by b square plus b cube by b cube like that you can write minus a है ना, ये पूरा टर्म माइनस a r t by v. अब यहाँ पे जो v की पावर है और यहाँ पे जो v की पावर है उसको हम साथ में ले आ रहे हैं, राइट. So that is nothing but z 1 plus है ना v, या फिर हम लिख सकते हैं 1 by v minus a by rt plus b square by b square plus b cube by v cube like that. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में वी कैन राइट कि ये z इज नथिंग बट 1 plus b by v plus c by v square plus d by v cube like that. ठीक है, तो यहाँ पे b हो गया आपका सेकेंड वेरिएबल कोफिशिएंट, ऐसे ही c हो गया आपका थर्ड वेरिएबल कोफिशिएंट. हमने यहाँ पे z को कुछ v के टर्म्स में ऐसे निकाल लिया है. अगर कोई कहे प्रेशर के टर्म्स में तो प्रेशर के टर्म्स में निकाल सकते हैं क्योंकि v इक्वल्स टू आपको पता है RT by P होता है. सो यू आर गोइंग टू जस्ट पुट दिस वैल्यू, तो ये सेम एक्सप्रेशन में क्या होगा RT. अगर मान लो कभी कहा लिखा जाए z जो है ना वो प्रेशर के टर्म्स में लिखो, है ना, क्वेश्चन घुमाने के लिए बोल रहा हूँ, तो फिर क्या होगा बस v की जगह आप RT by P डाल दोगे तो ये ऊपर जाने लग जाएगा, तो P स्क्वायर P क्यू ऐसे टर्म्स आने लग जाएंगे. एनीवे ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई वेरियल इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में क्या था कि जब हम लो टेम्परेचर की बात लो प्रेशर की बात करें, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा. हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम की जो हायर पावर्स हैं, है ना, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वॉल्यूम की जो हायर पावर वो नीचे है तो ये क्या होगा नेग्लेजिबल हो जाएगा ये वाला पार्ट. सो दैट्स व्हाई वी आर नेग्लेक्टिंग इट एट लो प्रेशर. ये वाले पार्ट को हम क्या कर दे रहे हैं जीरो मान ले रहे हैं. तो एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, है ना, रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस. तो यहाँ पे क्या हो गया z इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1 हो गया, तो हमें यहाँ पता चल गया. देन वी कैन राइट z इज नथिंग बट 1 प्लस b बाई v. बाकी रिमेनिंग ये c बाई v स्क्वायर प्लस d बाई v क्यू ये हमने क्या मान लिया 0, है ना, दैट इज नेग्लिजिबल. तो ये हो गया. इसका मतलब क्या है कि z 1 के बराबर है, इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 होगा, तो बस राइट z 1 के बराबर होगा. और जब z है क्या रियल गैस के लिए ये है, ये वाला पार्ट 0 होगा. ये वाला पार्ट क्या है b क्या है यहाँ पे सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट, ध्यान से देखेंगे तो ये है, राइट. दिस इज गोइंग टू बी 0, तो a माइनस b बाई आर टी, सॉरी उल्टा b माइनस a बाई आर टी, b माइनस a बाई आर टी दैट इज गोइंग टू बी 0. तो यहाँ से निकल जाएगा आपका b इक्वल्स टू a बाई आर टी, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया a बाई आर टी, एंड दैट इज नथिंग बट बॉइल्स टेम्परेचर. क्योंकि टेम्परेचर जहाँ पे वो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है वो क्या है बॉइल्स लॉ के हिसाब से, है ना, उन्होंने बताया, तो ये बॉइल्स टेम्परेचर इसलिए आया. तो इस तरह से यहाँ पे बॉइल्स टेम्परेचर की वैल्यू आप निकाल सकते हो a बाई आर वी. ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया ये? चलो ये हो गया 85 और ये वेरियल इक्वेशन से रिलेटेड. अब कौन सा और क्वेश्चन है 86, 7, 8 लगातार है एंड 90. ठीक है, क्या लिखा हुआ ऑन द वे ऑफ राइटिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस A, B, C may be constant और डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो A मतलब यहाँ पे क्या हो गया A की वैल्यू हो गई 1. अगर नॉट 1 ऐसे Z की वैल्यू लिखी है ना,
इसको मल्टीप्लाई कर दो पीवी बाई आर टी, और इसी में आर टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पीवी इक्वल्स टू आर टी प्लस बी इंटू बी आर टी, राइट, लाइक दैट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लो ए क्या है, ए की वैल्यू है आर टी, ओके, A is temperature dependent, higher term and higher term BC are temperature independent, and A is temperature independent and higher term B and C are temperature dependent. At boils temperature A is unity. तो ये बात सही है, at boils temperature ये सारी वैल्यू ये तो हट ही जाएंगी, राइट, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 0। तो इसमें आप क्या करो, उल्टा कर लो इस इक्वेशन को, आर टी को नीचे ले आओ तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो z के टर्म्स में ध्यान दो, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, z इज इक्वल टू 1 प्लस बी वाई बी प्लस बी स्क्वायर बाई बी क्यूब, लाइक दैट, ऐसे देख लो। तो फिर a क्या हो गया, a की वैल्यू 1 है, ये जो कांस्टेंट है वो क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, देन इट इज गोइंग टू बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दैट इज नॉट चेंजिंग। बाकी हायर टर्म्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, राइट, वहां पे वैल्यू आपकी अलग अलग आएगी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, that is going to change. So A is going to be independent and B and C, those higher terms are going to be temperature independent. जैसे अभी समझ लो कि आपने क्या किया, बॉयल्स टेम्परेचर की बात की, तो बाकी सब क्या हो गया, नेग्लेजिबल हो गया, 0 मान लिया, राइट, लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर 2 and 3। 86 87, the temperature at which a real gas behaves or obeys the ideal gas law at fairly wide range of pressure, that is boils temperature। ठीक है, A is 1, yes, तो A is 1, right, ठीक है। And 88, compressibility factor Z is equal to P by nRT of gas above T equals to A by RB will be, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो आपका A by बॉयल्स टेम्परेचर से ऊपर चले जाएंगे, राइट। तो ग्राफ एक्चुअली में है, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा ग्राफ है, और धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, ऐसा, राइट। फिर क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये ग्राफ ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब तो हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर प्रेशर रेंज में, और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे z की वैल्यू 1 है ना। यहाँ पे तो ये z की वैल्यू 1 को एक एक पॉइंट पे कट कर रहा है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, और ये कुछ ऐसा आने लग जाएगा, और इससे और ऊपर चले जाएंगे तो फिर कैसा हो जाएगा ग्राफ, जैसे हाइड्रोजन हीलियम के लिए होता है, राइट। वहां पे रूम टेम्परेचर आपका बॉयल्स टेम्परेचर से भी ऊपर है, क्योंकि इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर है रूम टेम्परेचर, तो बॉयल से भी ऊपर ही है, तो उसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसा। तो ये क्या हो गया, z की वैल्यू क्या हो गई, एक से ज्यादा हो गई, ठीक है, राइट। ये वाली बात यहाँ से समझ सकते हैं, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन यूनिटी। 86 90, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज आइडियली। तो अब इनमें चारों में देखो, जिसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ही सबसे ज्यादा डेविएट करेगा, दैट इज HCl। ओके, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 91 to 100। 91, ओके, तो इसको 0 कर लो, 91 में 93 तक ही है, ओके, ठीक है। तो 91 में इसको इसको z को 1 रखोगे तो फिर क्या होगा, राइट, बॉयल्स टेम्परेचर उन्होंने पूछा है, तो दैट इज z इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, 0.3p माइनस 34p माइनस 160p बाई t इज इक्वल टू 0, p कॉमन ले लो, राइट, 0.34 माइनस 160 बाई t, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, है ना, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के हिसाब से ये पूरा पूरा फंक्शन 0 होगा, सो दैट इज 0.34 इक्वल्स टू 160 बाई t की वैल्यू हो जाएगी 160 डिवाइड बाय 0.34, ये एक तरह से 1/3 लिखा हुआ, मतलब 3 ऊपर जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई 480 के आसपास देख लो, है ना आंसर 91। ठीक है भाई, 93 तक हो गया डाउट, चलो
93 भी है डाउट में, ओके। 93 क्या है? NH3 इज लिक्विफाइड मोर इजीली देन N2। NH3 में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा, ऑन द दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो पोलर कंपैरिजन टू N2 व्हिच इज नॉन पोलर, ठीक है। तो इसका A वैल्यू क्या होगा? ANH3 का ज्यादा हो रहता है कंपैरिजन टू AN2 जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, वी कैन अंडरस्टैंड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दिस इज नॉन पोलर। फिर क्या है बी की वैल्यू? हाँ, बी में ध्यान रखना है, एक्चुअली क्या है, ये तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है और ये फर्स्ट फर्स्ट पीरियड का हाइड्रोजन, तो बहुत छोटा है ये, है ना। दिस इज गोइंग टू बी स्मॉलर कंपैरिजन टू दिस, ये दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, सो दैट्स व्हाई ए की वैल्यू इसके लिए ज्यादा है बट बी की वैल्यू N2 के लिए ज्यादा है, ठीक है। बी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बड़े हो जाएंगे, राइट। फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट हाइड्रोजन बहुत बड़ा नहीं होता है साइज में एंड दैट्स व्हाई बी N2 का ज्यादा आता है। एक मैंने आपको वैल्यू का वो भी भेजा था, डेटा भी भेजा था, उसमें आप देख लेना, ठीक है, उससे भी थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब हमारा है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हमने कहाँ तक डिस्कस करा दिया है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तक शायद डिस्कस हो गया था, मतलब 36। सो 37 टू 46 पूरे ही देख लेते हैं, 37 टू 46। क्वेश्चन नंबर 39, चलो 35 में ही डाउट है, लास्ट टाइम मिस हो गया था, ठीक है, इसको बाद में करते हैं। 35 विल राइट इट। 40, 37, 41, 41, ओके। फोर्टी टू, 46, चलो इतने ही है और है। 35 में देखो, याद रखो ये बात, एट ए सर्टेन टेम्परेचर 40, सभी तो पूछ लिया यार तुम लोगों ने। 39, 37, 38 नहीं पूछा है बस। 37, 39, 40, 1, 2, चलो एनीवे। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि at certain temperature the speed of six gaseous molecule in a container given 2, 2.2 ऐसे दे रखा है, राइट। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो आपको याद रखना है VRMS क्या था वहां पे, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर लाइक दैट, Vn स्क्वायर डिवाइड बाई n का रूट। तो यहाँ पे ये करना है, इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी है तो आप ऐसे निकालोगे, ठीक है, उसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। एंड दे हैव सेट एवरेज स्पीड, तो बी एवरेज क्या हो जाएगा, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 लाइक Vn बाई n, ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा। तो ये 35 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, 37 में देखो क्या दे रखा है, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैसेस आर दे रखे हैं इन्होंने। TC दे रखा है आपको, that is 8A by 27 RB, which is given as 304.2 K, and PC is given as 72, that is A by 27 B square, and that is given as 72.9 ATM, ठीक है। And what is the radius of CO2 molecule assuming that it behaves as van der Waals? तो जब भी ऐसा कभी लिखा हो तो VC निकाल सकते हैं हम लोग। What is VC? तो हम क्या करेंगे इसमें, VC कैसे निकलेगा आपको पता है कि PC BC बाई RTC, मैंने आपको बताया था Z की वैल्यू 3/8 होती है। सो जस्ट पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट BC। अच्छा, कौन सी वैल्यू आप रखोगे R की, तो P किस में है आपका ATM में, वॉल्यूम आप किस में मिलेगा आपको, लीटर में, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी इन लीटर, राइट। तो जस्ट R की वैल्यू आपको कौन सी पुट करनी है, 0.0821 या फिर 1/12 ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1/12, एग्जैक्ट 0.0821। अब यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये 72.9 इंटू VC
दैट इज R 0.0821 into 304.2। अब इसको सॉल्व करो और दैट इज इक्वल टू 3/8। तो उससे VC की वैल्यू निकलेगी कुछ, है ना, 3/8 और ये आपका 0.0821 into 304.2 डिवाइड बाई 72.9। अच्छा ये VC क्या है, ये 3B के बराबर है। तो B क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, B निकल गया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द रेडियस, B क्या है, B है 4 into 4/3 पाई R क्यूब, रिमेंबर। बस अब आपको सॉल्व आंसर आ गया। ठीक है, याद ये रखना है, यहाँ पे ये जब लीटर में आया था तो उसको मीटर, मतलब क्या लिखोगे आप, लीटर को मीटर क्यूब में रखना है तो 10⁻³ ऐसा आएगा, है ना, 10⁻³ इंटू मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब आएगा, राइट। वॉल्यूम यहाँ पे क्या था, रिमेंबर द लेट्स से यूनिट, है ना, ये लीटर में है ना, और इस B को आप लिखोगे तो ये आ गया आपका 0.0821 इंटू 304.2 बाई 72.9। अब लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में लिख लेते हैं तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। नाउ यू कैन सॉल्व, R की वैल्यू मिल जाएगी अब आपको। ठीक है, सेंटीमीटर में। हाँ इंटू NA भी है, सॉरी मैंने इंटू NA नहीं लिखा, राइट, तो इंटू NA करेक्ट। ठीक है, तो इससे सॉल्व करके देखो और फिर बताओ आंसर आया या नहीं आया। ओके, Z का वैल्यू तो 3/8 है ना, 7, Z का वैल्यू 7.784 नहीं है, यहाँ फिक्स है ना, PV/RT की वैल्यू 3/8 क्रिटिकल उस पे, तो ये आपको सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, हो ही नहीं सकता। चलो अब तुम चाहते हो कि मैं ये पूरा कैलकुलेट करूं, कर देता हूँ। ओके चलो लेट्स सी, ठीक है, तो देखो ये 4 है ना, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, और 16 ये 3 हो गया, ये भाई RQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और लिख लो पूरा सब, 1/8 इंटू 0.0821 इंटू 304.2 बाई 72.9 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा ये, एंड दिस से 16 पाई नीचे रह जाएगा, और NA भी नीचे रह जाएगा। NA की वैल्यू है 6 मान लेते हैं, 6 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे 10⁻3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करके बताओ कितना। 0.0821 into 304.2 that is approximately 25 आ रहा है, 24.97। ठीक है, divide by 72.9, so this is coming as 0.342, divide by 8, so then this is 0.0428 like this come, तो ये हट गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐसा मान लेते हैं 42 इन ये 10⁻³ यूज कर लेते हैं, 42.8 डिवाइड बाई इंटू 3 डिवाइड बाई 16 पाई, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 3.14, then this is coming as 2.55, so 2.55 divided by 6, and then it is coming 0.426 into 10⁻⁻23, तो इसको लिख लेते हैं 4.26 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब इसका लेना है रूट, अगर इसका रूट लोगे तो 1 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये 1 और 2 के बीच में है, राइट, और इससे 10⁻⁻8 आ जाएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम।
अब ये वैल्यू देख लो 1.5 के से देखो 1.5 का क्यूब कितना होता है बीच का रास्ता लेके, तो इससे आंसर आ जाएगा 3.375 आ रहा है, 1.6 लेके देखो, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। हाँ 1.62। कैलकुलेशन लेंदी है, राइट, कैलकुलेशन लेंदी है, बट अगर आपको थोड़ा सा याद रखना है तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो फिर एंगस्ट्रॉम में आएगा, फिर यू कैन गेट सम आइडिया। एनीवे है थोड़ा सा लेंदी। क्वेश्चन नंबर 39, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, and estimate the B value, neglect void space in liquid. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 13.6 ग्राम मरकरी is present in 1 centimeter cube or you can say 1 ml, right? तो अब ऑब्वियस सी बात है, what they are trying to say कि ये जो मरकरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट, जो भी डेंसिटी आ रही है वो केवल केवल ये पार्टिकल्स के कारण आ रही है, राइट, दैट्स इट, दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उन्हीं का मास है ना लिक्विड में। सो दे आर सेइंग कि ये जो स्पेसेस हैं इसको आप नेग्लेक्ट कर दो, तो इसका मतलब क्या है, पूरा कंप्लीट जो स्पेस होगा, वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट द वॉइड स्पेसेस, है ना, ये जो बीच बीच में ये जगह छूट जा रही है इसको अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये पूरा वॉल्यूम होगा वो किसके कारण होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी के कारण होगा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स आर देयर 13.6 ग्राम में, तो 13.6 डिवाइड बाई इसका मरकरी का कितना होता है 200, so that is 6.8 into 10 to power minus 2, है ना, moles of mercury, ठीक है, 6.8 into 10 to power minus 2 moles of mercury का मतलब कितना होगा 6.8 into 10 to power minus 2 into Na, the 6 into 10 to power 23 molecules of mercury, है ना। इन मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है ना, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, एंड दैट इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको फिर वही कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी ऐसे ही, ठीक है, इसको करके देखो आंसर आ रहा है। वॉइड स्पेस का मतलब होता है वैकेंट स्पेस, जब आप जैसे आप इमेजिन करो कि आप वॉल्स को एक एक छोटा सा बॉक्स है मान लो, है ना, राइट, उसमें बॉल्स डाल रहे हो आप कुछ, है ना, तो क्या होगा, कुछ स्पेस ऐसा रहता है जो जिसपे कुछ नहीं आ पाता, कितना भी टाइटली आप पैक करो, राइट, कुछ स्पेस हमेशा बच ही जाता है, राइट, उस स्पेस को ये कह रहे हैं नेग्लेक्ट कर दो। इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा वॉल्यूम जो हम यहाँ बात कर रहे हैं दैट इज ड्यू टू मरकरी मॉलिक्यूल्स। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये देखो ये 13.6 ग्राम मरकरी में कितना मोल्स आ गए, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, पता चल गया। उन सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम किसके बराबर है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो बस इसको सॉल्व, कोई मुझे इसका आंसर कंफर्म करे आ रहा है या नहीं। 6.8 इंटू 6 कितना हो जाएगा चलो ये भी कैलकुलेटिव है बहुत, आई थिंक 40 के आसपास आएगा। 6.8 इंटू 6 40.8 और ये 10 to power 21 और ये 4/3 पाई आर क्यू इक्वल्स टू 1। आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/40.8 इंटू 4 पाई इंटू 10 to power -20। तो इसको 10 to power -24 ही लिख लेते हैं, यहाँ 1000 लिख लेते हैं 3000। अब जस्ट सॉल्व कर लो इसको, सो 3000 डिवाइड बाई 40.8, then it is divided by 4 pi 12.56, so this is coming as 5.85,
85। इन्होंने रेडियस पूछा है? नहीं, इन्होंने एक्चुअली सॉरी, तुम्हें ये निकालने की जरूरत भी नहीं है। इन्होंने बी वैल्यू पूछी है, सॉरी मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया। राइट, इन्होंने बी वैल्यू पूछी है। आपको क्या करना है, 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है। राइट, एंड इनटू एन ए, ये आपको पता ही है। राइट, दिस इज सॉरी, क्या करना है आपको, 6.8 इंटू 10⁻⁻2 था इंटू एन ए। तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो, दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एन ए इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देन दिस इज गोइंग टू बी, आपको रेडियस नहीं निकालनी है, इसमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो 1/6.8 इंटू 10⁻², ये आ गया। अब इस वैल्यू से को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 400 डिवाइड बाई 6.8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो वो आ जाएगा आपका बी की वैल्यू। आपको यहाँ रेडियस नहीं निकालनी है। ठीक है, 400 डिवाइड बाई 6.8 कितना आ रहा है, 58 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है, 58.82। तो हो गया आंसर। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 4 से तो करेंगे ना। बी क्या होता है, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू एन ए। हमने यहाँ क्या निकाला था, एन ए इंटू 4/3 पाई आर क्यू, इतना ही तो निकाला था। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि दिस इज क्लियर। बट अगर इस क्वेश्चन में रेडियस भी निकालना होता, देन यू कैन सॉल्व लाइक दिस, है ना। इससे निकल जाता, ये निकल रहा था 10⁻24, 5.85 भी आता 1.7 के आसपास समथिंग। ये क्वेश्चन नंबर 40। Calculate the pressure exerted by 22 ग्राम of carbon dioxide in 0.5 डेसीमीटर क्यूब, का मतलब लीटर, है ना। तो 22 ग्राम का मतलब है मोल्स हो गए आधे, एंड डेसीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम इज आल्सो हाफ, एंड 298 केल्विन ये टेम्परेचर है। 298, इसको 298 ही लिख लेते हैं। यूजिंग आइडियल गैस लॉ एंड वाटर वॉल इक्वेशन। इसमें क्या करना है, ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ना, ऐसा फॉर्मूला रख लो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये एक आइडियल हो गया, P की वैल्यू, B की वैल्यू इक्वल्स टू N की वैल्यू, R की वैल्यू एंड T की वैल्यू। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 298 R लगभग, ये कितना आता है 25 ATM के आसपास आ जाएगा। ठीक है, B की A और B की वैल्यू रख लो। ठीक है, अच्छा ओके, आ गया ये मतलब ये। अब यहाँ पे P प्लस A/B² B माइनस बी इक्वल्स टू RT। बस अब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू के साथ रख लो। राइट, और नहीं तो आपको फॉर्मूला पता ही है, Z के हिसाब से इक्वल्स टू RT B माइनस बी, राइट, प्लस A/, है ना, B²। ये वैल्यू, ये फॉर्मूले से निकाल लो आप प्रेशर डायरेक्ट। ठीक है, तो इससे आंसर आ जाएगा। बस यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट ही इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ नहीं। ये तो गया 40। 41 है एट 273 केल्विन अंडर ए प्रेशर ऑफ दिस, ये लिखा है मेगा पास्कल, है ना। ये लिखा है 10.1325 मेगा, मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक है, सो दिस इज गिवन पास्कल। प्रेशर पास्कल में दिया है, तो बस एटीएम की जगह आप लगभग 1.013 इंटू 10⁻25 ऐसे करके, सॉरी 10⁻5 करके लिख लो। ठीक है, तो ये पास्कल में या किलो पास्कल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर लेना। ये मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू करनी होगी देन यू हैव टू यूज कैलकुलेटर, और फिर या तो कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, एनीवे ये प्रेशर दे रखा है आपका 10.13, तो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये लिखा हुआ है एक तरह से 1.013 इंटू 10⁻7 पास्कल। तो आपको पता है 10⁻5 होता है 1 ATM, तो ये 100 ATM आ गया। तो 100 ATM प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन, एंड द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ O2 इज गिवन, Z की वैल्यू दे रखी है 0.927। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ O2 नेसेसरी टू फिल ए गैस ऑफ सिलेंडर
100 डेसीमीटर क्यूब कैपेसिटी अंडर द गिवन कंडीशन। तो ठीक है, अब इससे क्या करना है, इससे V, ये देखो ये कह रहे हैं कि इसमें है ना, ये कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी है 100 लीटर, इसमें हमें ऑक्सीजन भरनी है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन भरनी है तो बताओ यहाँ पे, अच्छा ये जो 100 लीटर वॉल्यूम आएगा ये किसका आएगा, रियल गैस का आएगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें रियल गैस आ रही है, राइट, ठीक है। तो हम क्या करें, हम इससे आइडियल निकाल लें, तो Z इज इक्वल्स टू वी रियल बाई वी आइडियल, ठीक है। तो वी आइडियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिवाइड बाई 0.927, तो बस ये जो भी वैल्यू आई इससे लगभग लगभग ये 110 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। अगर मतलब आइडियल गैस होती तो वो 100 लीटर लेती। नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो एन की वैल्यू निकाल लो इससे, ठीक है। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं ये कितना वैल्यू आ रहा है। So this is 100 and this is 100 by 0.927 equals to n RT to 222.4 आ जाएगा। So इससे आया 100 into 100 divide by 22.4 divide by 0.927, ठीक है, ये आ गया आपका। इसमें आप मल्टीप्लाई करो 32 से, तो कुछ 15.41 किलोग्राम आ जाएगा, मतलब, ठीक है। क्वेश्चन हो गया 41। अब चलते हैं आगे। 42 डिस्कशन है बेटा, आप डिस्कशन करा रहे हैं ना क्लास में, बहुत सारा आपने होमवर्क नहीं किया है बहुत टाइम से डिस्कस, वो करा रहे हैं, ठीक है। ये क्लास है, होम क्या है, डिस्कशन क्लास है, आप समझ जाओगे क्या है। Van der Waals constant for O2 are 1.36, B is this, calculate the temperature at which gas behaves ideally for long range of pressure, इसका मतलब ये TB पूछ रहे हैं, that is you know A by RB, बस A और B की वैल्यू दे रखी है, आप डाल दो यहाँ पे। A की वैल्यू 1.36 ATM में है, तो इसका मतलब R की वैल्यू किस में आएगी, 0.0821, ठीक है। और ये आ गया 0.0318, इसको सॉल्व कर लो और इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है, कौन सा टेम्परेचर है। सो दिस इज 42। और कौन सा क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने 42 के बाद, 46। 46 में क्या लिखा है, 1 liter of gas at 300 Kelvin, 473 is compressed to a pressure of 600 atm and 273 Kelvin, and the compressibility factor was found to be 1.072 and 1.375 respectively at the initial and final state. Calculate the final volume. What you have to do, आपको इन सारे क्वेश्चंस में वी आइडियल निकालना है। तो पहले इन्होंने बोला 1 लीटर है ये, ठीक है, एंड टेम्परेचर दे रखा है 300, सॉरी प्रेशर दे रखा है 300 atm, 473 केल्विन। तो आप क्या करोगे, पहले है ना V आइडियल निकालोगे। V आइडियल क्या हो जाएगा, V रियल बाई Z, दैट इज 1 बाई 1.072, ठीक है। एंड व्हाट दे आर सेइंग इनिशियल, तो हाँ ठीक है, तो ये B आइडियल निकल गया यहाँ से, इसमें तो यहीं से निकल गया, राइट। फाइनल वॉल्यूम निकालना है, हाँ। तो ये V आइडियल निकल गया आपका। नाउ यू कैन अप्लाई P1 B1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2, ठीक है। ये V रियल था, ये V आइडियल है, सॉरी ये Z है, तो इससे V आइडियल की वैल्यू निकल गई। फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि हम आइडियल गैस लॉ निकाल रहे हैं, तो ये आइडियल वॉल्यूम मिलेगा, है ना, एट फाइनल कंडीशन, है ना, एट फाइनल स्टेट। फिर आप क्या करोगे यहाँ पे Z की वैल्यू से V रियल बाई V आइडियल,
तो आपको ये z की वैल्यू दे रखी है 1.375, ये जो वैल्यू निकल के आएगी उससे वी रियल निकालोगे। सॉल्व करके देखो। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे पुट कर देंगे, दिस इज p is 300, v is 1/1.072, or you can write 300 divided by 473 into 1.072, that is equals to p2, that is p2 is nothing but 600 atm। b2 की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से लिख लेते हैं, है ना। तो v आइडियल की वैल्यू क्या हो जाएगा, v रियल जो हमें नहीं पता है, बाई z 1.375, ठीक है, एंड टेम्परेचर हो जाएगा 273, तो ये 1.375, बस इससे कट कर दो, ये 2 आ गया। आप सॉल्व करो बस इसको। 2 into 273 into 1.375 डिवाइड बाई 473 into 1.072, करो भाई सॉल्व इसको, इससे आंसर आएगा। 1.6 लीटर, एक बार मैं देख लेता हूँ। कंप्रेस किया है ना उन्होंने, तो 300 इंटू, मैंने 300 मिस कर दिया क्या, नहीं अच्छा मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2, ठीक है। 2 इंटू कितना आया था, 273, कंप्रेस किया तो ज्यादा कम आएगा ना वैल्यू, इंटू 1.375 750 डिवाइड बाई 473 डिवाइड बाई 1.072, 1.48 लीटर आ रहा है। आंसर क्या दे रखे हैं, 370 सीसी, 2 डिनोमिनेटर में आएगा। एक मिनट कैच कर, गड़बड़ किया है क्या मैंने, रुक जाओ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे v आइडियल निकाल लेता हूँ, व्हाट इज, है ना, और यहाँ पे भी v आइडियल निकाल लेता हूँ, है ना, इनका रिलेशन आइडियल का, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड। करेक्ट आ रहा है। सर वो कटिंग आपने गलत किया है, 300 से 600 फाइनल। अच्छा हाँ, सॉरी, 2 डिनोमिनेटर में आएगा। हाँ 2 देना, तभी ओके, ठीक है, आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्कशन एक्सरसाइज का सब्जेक्टिव का। नाउ लेट्स सी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कैसे क्वेश्चन दे रखे होंगे तो कौन सा वाला वॉल्यूम देना है, राइट। जब कंटेनर की बात आ रही है देन यू हैव टू, और रियल लिखा हुआ है तो वो वी रियल है, एंड देन फिर उससे वी आइडियल निकाल के यू कैन अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन। एनीवे, चलो भाई, गेट इक्विप टू जेई मेंस।
बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। बताओ डिस्कशन में 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 3, 9, चलिए चलिए पूछो फास्ट बस। सबको कितने लोगों ने होमवर्क किया है, यस और नो? चलो देख लेते, पूरा कंप्लीट कर लिया। लेट्स टेक अ पोल। कल के मोटिवेशन का कितना फायदा हुआ, लेट्स सी। कितने लोगों ने कंप्लीट होमवर्क कर लिया है? देखो तो, नो वाले देखो बहुत सारे लोग हैं। ये तो वो है बेचारे जो प्रेजेंट है, जो नहीं प्रेजेंट है उनमें तो मैं मान ही रहा हूँ कि उन्होंने नहीं किया है। जल्दी जल्दी करो पोल पोल। देखो 100% नहीं हुआ जिन लोगों से भी होमवर्क, राइट? पोल आएगा अंश, आएगा आएगा। तो जिन लोगों से जैसे नहीं हो रहा है, 100% नहीं हुआ है, वो क्या है ना, आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा कि यू हैव टू मेक श्योर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे आधे में ही करके सोचते हैं कि हो गया, मैं आ गया, वो फिर वो क्वेश्चन कभी दोबारा ना तो आप सॉल्व कर पाते हो ना डिस्कशन में भी मजा नहीं आता। अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो डिस्कशन में भी आपको मतलब वो जो होता है ना, मतलब आइडिया नहीं लगता है कि इसमें क्या ट्रिक थी। तो क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए कि होमवर्क आप बस दो ही चीजें मैंने बोली हैं, रिवाइज रेगुलर करो और होमवर्क प्रॉपर टाइम पे कर लो, बस। कभी बैकलॉग नहीं होगा। जो सिंसियरली कर रहे हैं वो उनमें से मुझे नहीं लगता कि काफी लोग मतलब बैकलॉग बन रहा है, सबके हो जा रहे होंगे क्वेश्चंस। आई विल टेक ए पोल आल्सो। ठीक है, ये मैं पोल एंड कर रहा हूँ। इसमें 75 पार्टिसिपेंट्स ने किया है और उसमें 41 लोगों ने ही बस होमवर्क पूरा किया, बाकी 34 मतलब काफी लोग हैं। 41 ही एक तरह से है। ये तो 34 ऐसे हैं जिन्होंने पार्शियल किया और बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं भी किया होगा। एंड इफ आई एम गोइंग टू से कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है उनका बैकलॉग जनरली नहीं बनता है, जस्ट सेइंग, जस्ट टू चेक कितने लोग सिंसियरली पढ़ रहे हैं, राइट? लेट्स से आई विल टेक अनदर पोल। ठीक है, बस बोलना है कि बैकलॉग आपका जनरली नहीं बनता है, दैट मीन्स यस नहीं बनता है, राइट? एंड नो का मतलब है बैकलॉग बन जाता है, राइट? ठीक है, सो नहीं मतलब जिनका बैकलॉग नहीं हो रहा है वो यस है, और जिनका बैकलॉग हो जाता है वो नो है। शिवम, डोंट वरी अबाउट डार्क सर्कल्स। अभी तुमको कोई देखने नहीं आ रहा है ना, लड़की देखने नहीं आ रही तुमको। अंश, तुम्हारे में नेट का प्रॉब्लम है आई थिंक, तुम्हें कोई पोल नहीं मिलता। ठीक है, तो लगभग लगभग दीज आर द रिजल्ट्स अराउंड कितने लोगों ने दिया है। 69 अगेन स्टूडेंट्स ने ये किया है, एंड ऑलमोस्ट 1/3 आर ओनली, लेट्स से दे आर एबल टू मैनेज टाइम वर्क, और जो भी है वो इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि उनका वो बैकलॉग में नहीं बन रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दैट इज फिजिकली पॉसिबल कि अगर आप
होमवर्क भी कर रहे हो और रिवाइज भी कर रहे हो, कुछ बैकलॉग नहीं बन रहा है, ये पॉसिबल है। कुछ कई बच्चे कर रहे हैं आपके साथ कई, और आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यू आर लूजिंग इन द कॉम्पिटिशन। आप उनसे लूज कर ही रहे हो धीरे धीरे। Sir, if two devices are logged in, then only in one device poll will be visible. Okay. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के ना, मैं पहले बता दूं कि 2 सब्जेक्ट वो मैनेज कर ले जाते हैं। अधिकतर बच्चे ऐसे ही हैं, सबका अपना अपना चॉइसेस है, उनको इंटरेस्ट आता है, टीचर से उनकी काइंड ऑफ रेपो है। कई बार किसी बच्चे को कोई टीचर बहुत अच्छा लगने लग जाता है तो वो उसका बैकलॉग होने ही नहीं देता है, राइट। वी एवरी टीचर ट्राई की वो बच्चों के साथ जेल अप हो पाए, बट ये मैंने देखा है कि 2 सब्जेक्ट तो आसानी से कवर हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे 2 सब्जेक्ट तो काफी अच्छा कर लेते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है जो वो सफर करता है, हर बच्चे के साथ ऐसा है। किसी का मैथ सफर कर रहा होगा, किसी का केमिस्ट्री, किसी का फिजिक्स भी। जनरली फिजिक्स नहीं आता है क्योंकि फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट वही है सबसे ज्यादा। फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं हिलते हैं, वो भी जब सर बताते हैं तब अच्छा लगता है, खुद से नहीं हिलते हैं, ऐसा भी रहता है, राइट। पेपर में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि फोर्स इधर लगना है, इधर लगना है, फ्री बॉडी डायग्राम ढंग से नहीं बना तो फिर समझ लो कि सारी मेहनत और टाइम भी बर्बाद है। तो कई लोग मैकेनिक्स, अगर मैं बताऊं, को बहुत बाद में सॉल्व करते हैं। मतलब अभी भी मैं ऐसा बोल नहीं, मतलब मैं नहीं कहना चाहता हूँ, अच्छे से सीख लो, लेकिन जब पेपर होगा ना तो पेपर की स्ट्रेटजी अलग होती है। उसमें आपको देखना होता है कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्लियरली उनके आंसर आ जाएंगे और कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। आप ऐसे यूनिट आप पिक कर लेते हो, है ना, जिसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी, राइट। और कुछ ऐसे होते हैं, चैप्टर्स होते हैं जिनमें आपको लगता है यार कि सब सही बनाया है, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह सही बनाया है, फोर्स फोर्स सही लगाए हैं, तो मैकेनिक्स थोड़ा सा पीछे आता है, राइट। अच्छा लगता है, ये बात सही है, ठीक है, सॉल्व करने में भी अच्छा लगता है, विजुअलाइजेशन में भी अच्छा लगता है, बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिजिक्स में और चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चे पहले सॉल्व करते हैं, बाद में मैकेनिक्स में जाते हैं। तो ये है, देखो नॉलेज अलग है और साथ ही साथ आपको वो दिमाग भी यूज करना है कि कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, राइट। और क्वेश्चन से मतलब इमोशनली अटैच नहीं होना है कि मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने काफी टाइम इस पे इन्वेस्ट कर दिया कि यार ये तो आना ही चाहिए था। तो ये पेपर की स्ट्रेटजी अलग होती है, राइट, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एनीवे मैं बस इतना कह रहा था कि 2 सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों से हो जाते हैं, तीसरा सब्जेक्ट हमेशा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, बट जो बच्चे कर ले जाते हैं तीसरा सब्जेक्ट भी मैनेज, वही आगे निकल जाते हैं, राइट। तो एक सब्जेक्ट तो 3 में तो अच्छा लगना ही है कोई भी, है ना। एक सब्जेक्ट तो सब किसी ना किसी को अच्छा तो लगेगा ही, तो वो तो ठीक है। एक के साथ दूसरा, कई बच्चों का ऐसा होता है इंजीनियरिंग में है तो उनका बाय डिफॉल्ट होता है कि मैथ्स तो आना ही चाहिए। तो मैथ्स और फिजिक्स सिंक हो जाते हैं, मैथ्स ही है दोनों में, थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ा नेग्लेक्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला है कि रेगुलर बस 1 घंटा करते रहो, जब होमवर्क दिया जाए तो होमवर्क कर लो, बाकी रिवाइज उसे करते रहो, बहुत ज्यादा उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर इतना कर लोगे ना तो अपने आप आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं यहाँ पे फोकस फिर से। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में ये क्वेश्चन आपने बोले हैं 3 and 10, 3 and 9, सॉरी। एनी अदर क्वेश्चन? 6, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, 4, ओके, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर विल नॉट बी होल्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको याद रखना है डाल्टन्स लॉ किसके लिए वैलिड है? नॉन रिएक्टिंग गैसेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे कौन सी गैसेस ऐसी हैं, कौन सा गैसेस मिक्सचर ऐसा है जो आपस में रिएक्ट नहीं करेगा, सॉरी विल नॉट होल्ड, मतलब कौन सा ऐसा है जहाँ पे रिएक्ट हो रहा है। तो H2O2 एंड CO2, आप समझो कि H2 और O2 आपस में कंबाइन तो होते हैं बट प्लेटिनम की प्रेजेंस में वो H2O बनाते हैं, राइट। नॉर्मली H2 और O2 आपस में, है ना, कंबाइन होकर H2O नहीं बनाते, दैट इज वेरी स्लो और डिफिकल्ट प्रोसेस।
आपको कैटलिस्ट डालना पड़ता है प्लेटिनम। सो अगर ये आपको याद आ रहा होगा तो H2 और O2 क्या है, आपस में साथ साथ रह सकते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट CO2 अगेन। Cl2 एंड NH3 एंड HCl, तो ये आपको समझ में आ रहा है, NH3 HCl ये राइट NH4Cl बना लेगा, तो इनमें तो रिएक्शन हो ही जाएगी नॉर्मल, ठीक है। N2 फिर तो आपको एक आंसर मिल ही गया, तो आप बाकी समझ सकते हैं N2HBr एंड Cl2 राइट, Cl2 NH3O2 ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे NH3 एंड HCl है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एयर एट सी लेवल इज डेंस, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डेंस, तो m इक्वल्स टू DRT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेंसिटी ज्यादा हो रही है, तो ये तो हमें पता है राइट, क्योंकि मॉइस्ट एयर आ रही है राइट, और मॉइस्ट के कारण then this is going to be right, moist air is nothing but इसमें dry air plus aqueous tension आएगा राइट। so density इसके proportional है, that is वॉल्यूम से कनेक्ट कर सकते हैं, we can say ये वैसे तो डाल्टन्स लॉ से करेंगे, डाल्टन्स लॉ हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा डाल्टन्स लॉ, क्योंकि और तो नहीं है ना, ये वही हो गया, P टोटल इज नथिंग बट P एयर प्लस P वाटर, इसी से आ रहा है। एक मिनट, हाँ अमन बोलो, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, फिर से करो, अनम्यूट करो, आई हैव गिवन द परमिशन। बॉयल्स लॉ दिया है, अमन आपकी आवाज नहीं आ रही है, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स कैसा आएगा, देखो भाई जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा है वो यही है, ठीक है, एयर है, उसके कारण लेकिन यहाँ प्रेशर ऐड नहीं हो रहे हैं, तो डाल्टन्स लॉ डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि ये डेंसिटी की बात कर रहा है, प्रेशर की तो बात नहीं कर रहा है, अगर प्रेशर बोल रहा होता तो हम क्या लिखते हैं, ठीक है, डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, अच्छा ऐसा है, ओके ठीक है। हाँ वॉल्स लॉ इस तरह से हो सकता है आंसर, करेक्ट, दे आर सेइंग अबाउट डेंसिटी नॉट अबाउट द प्रेशर, अगर प्रेशर देते तो शायद हम डाल्टन्स लॉ बोलते। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि हमें ये बात पता है कि प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, या फिर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ऐसे आप को रिलेट कर सकते हो, एंड दैट्स हाउ आई थिंक कि दे आर सेइंग बॉयल्स लॉ। हाँ प्रेशर ज्यादा होगा सी सी लेवल पे, ठीक है। तो अगर प्रेशर के टर्म्स में बोलते तो शायद डाल्टन्स लॉ होता, इसीलिए उन्होंने बॉयल्स लॉ लिया है और डेंसिटी बोला है राइट, एंड डेंसिटी वी आर गोइंग टू रिलेट विद वॉल्यूम, तो ये ऐसा आ गया। एनीवे क्वेश्चन नंबर 6, 3 6 9,
6 में क्या दे रखा है? स्टीम डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन डाल्टन्स लॉ। ये तो मैंने बताया था आपको, राइट? दो इमिसिबल लिक्विड, राइट? तो यहाँ पे दो इमिसिबल लिक्विड होंगे। स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में शायद मैंने बताया आपको, है ना? लिक्विड लेट्स से वाटर हो गया और ये ऑर्गेनिक लिक्विड हो गया कोई। तो दोनों की वेपर साइमल्टेनियसली बनेगी, ठीक है? जब भी ऐसा होगा तो दोनों अगर हम हीट करेंगे तो दोनों की वेपर साइमल्टेनियसली बनेंगी। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा पी टोटल, दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर, मतलब लाइक वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और ये जो भी ऑर्गेनिक लिक्विड है इसके कारण है। ये मैंने आपको बताया ना स्टीम डिस्टिलेशन, कहीं पे कोई मुझे बताएगा यस और नो? है ना? राइट। तो ये इस तरह से क्या है यहाँ पे, तो होता क्या है, हमको चाहिए होता है पी टोटल 1 एटीएम के पास, जितनी है ना 1 एटीएम। 1 एटीएम जैसे ही होगा पी टोटल, हम कहेंगे बॉयल हो गया। तो ऑर्गेनिक लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मतलब जिनका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री सेल्सियस, 190 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो 200 डिग्री सेल्सियस पे उनका अलोन प्रेशर आता है ना, ऑर्गेनिक लिक्विड 1 एटीएम। इसका मतलब है you have to give a sufficient amount of energy to heat it till 180 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। फायदा क्या है पानी के साथ? पानी के साथ फायदा यह है कि अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होता है, या 100 से भी थोड़ा नीचे ही क्या होता है, लेट्स से 90 डिग्री सेल्सियस। वाटर के कारण कुछ कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, लेट्स से 0.9 एटीएम, और 90 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड जो ऑर्गेनिक लिक्विड होगा उसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, लेट्स से 0.1 एटीएम। तो हम बोलेंगे कि टोटल यहाँ पे क्या हो गया, पी टोटल 1 एटीएम के बराबर हो गया। इसका मतलब है ये मिक्सचर जो है ना यहाँ पे बॉयल होने लग गया। अब जैसे ये बॉयल होने लग जाएगा तो ये ऑर्गेनिक लिक्विड 90 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होने लग गया एक तरह से। अब क्या करेंगे, इसकी वेपर बना के इसको कंडेंस कर लेंगे। सिंस दीज आर इमिसिबल लिक्विड, तो जब इनकी वेपर ठंडे होके कंडेंस होके जब आएंगी तो ये दो लेयर में बन जाएंगी। देन यू कैन रिमूव वाटर और ऑर्गेनिक लिक्विड आपस में आप निकाल लोगे, और इस तरह से आपको, है ना, ऑर्गेनिक लिक्विड प्योरीफाई हो जाएगा। तो प्योरिफिकेशन की टेक्निक में आता है ये स्टीम डिस्टिलेशन। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पी टोटल है दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन वाटर एज वेल एज ऑर्गेनिक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है। थर्ड क्वेश्चन में ये है कि कौन से में लगेगा नहीं डाल्टन्स लॉ। तो उनमें नहीं लगेगा जहाँ पे रिएक्शन हो रही है। नॉन रिएक्टिंग गैसेस में ही डाल्टन्स लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पे NH3 और HCl आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, NH4Cl बना सकते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, राइट। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या है देखते हैं आगे। नेक्स्ट ऑन 9th, an LPG cylinder can withstand a pressure of 15 atm across its boundary if the room temperature is 27 degrees Celsius. It is filled with 2 atm pressure. Determine the temperature at which it will explode. Okay, तो इसमें क्या करना है आपको समझना है कि टेम्परेचर जो है बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। और इसका टेम्परेचर ये दे रखा है इन्होंने, प्रेशर है 2 atm 300 डिग्री सेल्सियस। सो यू जस्ट हैव टू थिंक कि अगर प्रेशर 15 atm हो जाएगा तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा। सो दैट्स इट, P1 by P2 इक्वल्स टू T1 by T2, दैट्स इट। T2 निकाल दो, तो इस टेम्परेचर पे ये एक्सप्लोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 11 to 20। सर मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था बट रॉन्ग आ रहा है। अगर हम उधर 16 एटीएम लेंगे ना तो राइट आ रहा है, क्योंकि उसमें प्रेशर डिफरेंस लिखा है। तो मुझे वही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, प्रेशर डिफरेंस नहीं, 68 ऐसा मुझे लग रहा है कि 16 एटीएम होना चाहिए। अच्छा, अक्रॉस इट्स बाउंड्री
बाहर से 1 atm आई थिंक वो हाँ बोलना चाहिए। राइट ऐसा हो सकता है, करेक्ट, क्योंकि इन्होंने प्रेशर डिफरेंस लिखा हुआ है। यस, तो राइट, बाहर 16 लेके करो तो राइट आंसर आ रहा है, पीछे से 16 से मैच कर रहा है। 16 से आ रहा है ना? हाँ, ओके, हाँ तो फिर वो प्रेशर डिफरेंस लिखा है यहाँ पे, सॉरी। बाहर का 1 atm ना मतलब। बाहर का 1 एटीएम, अंदर का 16 एटीएम। ओके यहाँ थैंक 16 आया, करेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में प्रेशर डिफरेंस था, एंड दैट्स व्हाई अक्रॉस इट्स बाउंड्री, इसका मतलब क्या हुआ कि एक 1 एटीएम तो रूम टेम्परेचर मतलब रूम में रहेगा, राइट, प्रेशर, तो अंदर कितना हो जाएगा 16 एटीएम। क्वेश्चन नंबर 11 to 20, यस 15। Any other question till 20? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देगा, टू फ्लास्क A and B have capacity 1 and 2 liter, each of them contains 1 mole of gas and the temperature of flask are adjusted that average speed of molecule A is twice as average speed of, let's say, the of molecules in B, the pressure of flask A would be, okay, correct। तो लेट्स से इसमें एक दो बातें और हम समझ सकते हैं। बी एवरेज हमने लिखा है ना, बी एवरेज इज नथिंग बट 8 RT by pi m, है ना, and then you know that RT can be written as PV by, मतलब अगर एक मोल के लिए लिख रहे हैं, राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी PV इक्वल्स टू nRT, है ना, मास भी हमने एक मोल का ही लिया है, सो यू कैन राइट 8 PV by pi m। और दूसरा होता है PM इक्वल्स टू DRT, तो m p by d sorry p by d equals to RT by p, sorry RT by d, क्या कर रहा हूँ, p by d equals to RT by m, so you can replace from here and you can also write this is 8 p by pi d, so these are the variation you can let's say put V average के थ्रू। अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे कैपेसिटी दे रखी है, तो वॉल्यूम दे रखा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, एंड 1 मोल ऑफ गैस है, एंड यहाँ पे एवरेज स्पीड दे रखी है, तो इन्होंने प्रेशर पूछा है, तो बस आपको ये पता चल जाएगा, राइट, जस्ट राइट V average in A divided by V average in B, that is nothing but एवरेज का ट्वाइस है, तो 2/1, that is nothing but under root 8, सेम ठीक है, तो यहाँ पे ये PV by pi m, मैं सेम गैस मान ले रहा हूँ कि ये सेम गैस की बात कर रहे हैं, PV by, तो यहाँ पे 8 ये सब तो कट जाएगा, प्रेशर का रिलेशन आ जाएगा, लेकिन उन्होंने टेम्परेचर को भी चेंज किया है, the temperature of flask are adjusted that average speed of A is twice, नहीं इसको इस तरह से मत देखो, राइट, ठीक है, दोबारा से करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टेम्परेचर सेम नहीं है, वी विल राइट अगेन, ये है V एवरेज A by V एवरेज B and that is nothing but 2, and अगर इसको 8RT by pi m लिखते हैं तो TA by pi m, और ये 8RT TB by pi m, तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे, ये सब कट जाएगा, TA और TB का रिलेशन मिल जाएगा, 4/1 is nothing but TA by TB, तो TA आपको पता चल जाएगा, that is let's say 4 times TB, right। अब आप प्रेशर अब लिखो T1 मोल्स T1 B1 by T1 equals to T2 B2 by T2,
तो यहाँ पे प्रेशर हम डाल देंगे VA कितना है 1 लीटर, TA कितना है लेट्स से 4 TB इक्वल्स टू PB है ना, ये कितना है 2 लीटर TB, फिर TB कट गया, so K इक्वल्स टू 4 into 2 8 times PB। ठीक है, ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर एडजस्ट किया है, दैट्स व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या आएगा एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट इज गोइंग टू बी प्रेशर। ठीक है, 21 के बाद 21 टू रिमेनिंग कितने क्वेश्चन है इसमें 30। चलिए बताऊँ, फिर जे एडवांस का भी डिस्कशन करना है। Question number 25 and 30. At critical temperature, which kind of forces are dominating? Critical temperature पे क्या हो रहा है? Liquefaction हो जा रहा है, possible है। Liquefaction possible है, इसका मतलब क्या है कि attractive force are going to be dominating. That's why है ना, critical temperature पे liquefaction हो पा रहा है, so attractive forces are present. 30. At low pressure, van der Waals equation for 4 moles of real gases will be in simplified form. तो लिख लो, low pressure means volume is going to be high, तो volume we will neglect, है ना। low pressure मतलब volume high, so the formula is going to be E plus A n square by B square into B equals to nRT। बस अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ 4 रख के just solve it, you'll get that। Question number 25, sorry 21 में लिखा है a gas deviates from ideal behavior at high pressure because its molecule। तो अगर आपको याद हो हाई प्रेशर पे कैसा आएगा ये, इट इज डेविएटिंग राइट, ये z से ज्यादा 1 है और यहाँ पे z इज ग्रेटर देन 1, तो अब देख लो z इज ग्रेटर देन 1 है तो have kinetic energy are bound to by covalent bond different shape repel one another। यहाँ पे क्या होगा, z is greater than 1 है, that is repulsive forces are present। ठीक है, अभी तक और कोई डाउट? तो ये गेट इक्विप्ड टू जेईई मेंस हो गया, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ओके चलो लेट्स सी। तो ये P प्लस 16 A by B square into B equals to 4RT, मल्टीप्लाई कर दो PB plus 16A by B, sorry 16A by B equals to 4RT। क्या देख रहे हैं, फॉर्मूला फॉर्म क्या है इसका, PV वाला फॉर्म में, राइट, ओके। सो इसको इधर ले जाते हैं, राइट, we are going to take it, so PV equals to 4RT minus 16A by B, we will take 4 common and we will take 4 common, तो क्या बचेगा RT minus 4A by B, इसको नीचे ले जाओ, so this is PV by RT minus 4A by B equals to 4, ये आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलो एनीवे एनी अदर क्वेश्चन, गेट इक्वल टू जेईई मेंस, चलते हैं अब गेट इक्वल टू जेईई एडवांस। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 8 सब पूछ लिए, 6 सेकंड वाला रह गया बेचारा, बहुत लल्लू क्वेश्चन होगा सेकंड वाला। बस चले आगे, चलो अरे भाई रुको भाई 10 तक ही रहने दो, शुभम वेट, बट एनीवे आई विल राइट योर डाउट 13 15 17। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 1 में क्या लिखा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इज 0.4 इन गैसेस मिक्सचर, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम is 0.4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 is going to be 0.6। If both the gases are effusing through a constant area of the orifice of the container, then what will be the percentage composition by volume of CH4 gas effusing
out initially. ओके, तो समझ लो कि एक मिक्सचर है जिसमें हीलियम और CH4 दोनों हैं और इनका ये मोल फ्रैक्शन है. सो यू कैन अंडरस्टैंड मोल फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ CH4 डिवाइड बाय टोटल मोल्स. सो यू कैन टेक द रेशियो, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा n हीलियम बाय n CH4, दैट इज नथिंग बट 2/3. यहाँ पे 2 और यहाँ 3. बस अब आप क्या करोगे, निकाल लोगे यहाँ पे इस से रेशियो में ये लोग निकल रहे होंगे. सो R helium by R CH4 is nothing but 2/3. CH4 is 16, helium is 4, तो ये 4, so this is 4/3. तो यहाँ पे 4:3 में they are going to, let's say, exit, है ना. moles of helium out divided by moles of CH4 out, that is going to be 4:3. इसका मतलब क्या है, अगर इसके 4 मोल निकलेंगे तो इसके 3 मोल निकलेगा, right? But they are not asking this. They are saying कि what will be the percentage composition by volume of CH4. CH4 का contribution देख रहे हैं, तो CH4 का contribution कितना हो जाएगा, how many moles, 3 moles out of 7 moles, है ना. टोटल कितने मोल्स निकले बाहर, 4 हीलियम के 3 CH4 के, तो वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो जाएगा या फिर मोल परसेंटेज कितना हो जाएगा. So that is going to be 3/7 into 100 and then you will get answer for 43% approximately. क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया ये. क्वेश्चन नंबर 3 देगा यार, 2 gases are separated by conducting. conducting का मतलब क्या होता है, conducting ऐसे हीट ट्रांसफर हो सकती है. फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या है, जैसे ही प्रेशर डिफरेंस होगा तो ये मूव कर जाएगा, फ्रिक्शनलेस, है ना, राइट. अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब क्या, अगर ये कहीं इक्विलिब्रियम में पहुंचा तो यहाँ प्रेशर PA इज इक्वल्स टू PB, और कंडक्टिंग है इसका मतलब TA इक्वल्स टू TB. ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे जो लिखी हैं उनको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं. फ्रिक्शनलेस एंड कंडक्टिंग. कंडक्टिंग मतलब जहाँ पे टेम्परेचर पास ऑन हो सके. सो इक्विलिब्रियम पे आएगा तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये बराबर हो जाएगा. तो दे आर सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. पहला सही है, TA इक्वल्स टू TB, PA इक्वल्स टू PB, एंड ये मोल्स का रेशियो आप निकाल लोगे तो ये भी आ जाएगा NB इक्वल्स टू 3 Na. एनीवे, अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगी. अब यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब ये तो सारे सेम है, NB इक्वल्स टू 3Na. हाँ, ये भी एक्चुअली ये क्या है, ये भी सही हो सकता है. यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए था कि पर मोल लिखा हुआ है उन्होंने, दे हैव नॉट गिवन पर मोल. सो दिस इज आल्सो wrong statement needed. Yes, I know. So if the position is in equilibrium then which of the following is not true पूछा है ना. तो TA TB सेम हो गया, PA PB सेम हो गया, NB NA. तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो मोल्स भी ज्यादा होंगे, राइट. तो ये भी हो गया. वैसे तो बचा 4th ही ऑप्शन, लेकिन अब इसमें ये भी है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बोला है इन्होंने, एंड देन टोटल काइनेटिक एनर्जी तो होता है N into 3/2 RT. तो इनको पर मोल लिखना था. नहीं, D वैसे तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन D में एक बात ये है ना कि नंबर ऑफ मोल्स B में, अच्छा हाँ सॉरी, राइट, उल्टा होगा. एक मिनट, हाँ उल्टा उल्टा उल्टा, हाँ उल्टा होगा, करेक्ट.
बी में तो 3 गुना मोल ज्यादा है ना, राइट? तो 3 इंटू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ए लिखा होता तो ये सही होता, सॉरी, हाँ करेक्ट है ना। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 3/2 RT इंटू एन, नंबर ऑफ मोल्स। तो Na में, ए में Na है और बी में क्या है, 3Na है। तो राइट, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज गोइंग टू बी 3 इंटू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, उल्टा लिखा होना चाहिए था, राइट, एंड दैट्स, हाँ करेक्ट। तो ये डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, what percentage of sample of nitrogen must be allowed to escape if its temperature, pressure and volume are changed as given? तो आपको इसमें क्या करना है, escape आ रहा है ना, तो you have to write what is n, n निकालो पहले। so this is going to be pv/, या nt निकालो, n1t1 equals to pv/r, और यहाँ पे निकालो n2t2 that is, या फिर सॉरी इसको ऐसे निकालो, n1 निकालो, n1 is nothing but p1 b1 by rt1, और यहाँ पे n2 is nothing but p2 v2 by rt2। तो बस उससे आंसर आपको बदल जाएगा, n1 कितना है और n2 कितना है, राइट? तो यू कैन टेक द रेशियो और उसके हिसाब से निकाल लोगे कितना बचा रह गया। सो 134, लेट्स से सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। तो p एंड b कितना है, 3 इंटू 1.65 r t1, तो ये कितना हो जाएगा 546 r, 273 डिग्री सेल्सियस है, देन इट इज गोइंग टू बी 3 इंटू 1.65 22.4 इंटू 2 है ना, 273 r कितना होता है 22.4, ये हो गया। यहाँ पे कितना है 0.75, 0.55 and this is 273 r, so this is 22.4, 0.75 into 0.55 22.4। तो अगर हम n1 और n2 का रेशियो ले लेते हैं, राइट, तो what will happen, ये 3 into 1.65 divided by 22.4 into 2 divided by 0.75 into 0.55 divided by 22.4। तो इससे एक आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कितने मोल्स रह गए, एंड ये 4 टाइम्स गया और ये 3 टाइम्स गया, और ये से 2 से ही कट गया, तो ये 6:1 आ गया। मतलब पहले 6 मोल थे तो अब 1 मोल रह गए, तो कितना परसेंट गैस बाहर निकल गई, 5 मोल निकल गए, राइट। So what percent has been, let's say, removed to 5/6 into 100? Question number 5. Question number 5 में क्या दे रखा है, लो भाई, in the above figure gas mercury column of 10 centimeter each are trapped between gases column of 10 centimeter each if pressure is 75 centimeter of Hg, then ठीक है। तो कुल मिला के ये एक ट्यूब है, राइट, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज 75 mm Hg, राइट, एंड दे आर सेइंग कि यहाँ पे मरकरी है, बाकी सब जगह एयर है, ये मरकरी है और ये भी मरकरी है, एंड दे आर सेइंग कि यहाँ पे बताओ प्रेशर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 75 mm Hg है, तो गैस में तो कहीं पे भी हो, गैस में तो प्रेशर सब जगह सेम होता है हर वॉल्स पे, राइट, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट दिस इज गोइंग टू बी 75 mm Hg। अब यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर का है, 75 सेंटीमीटर, सॉरी, सेंटीमीटर Hg, सेंटीमीटर Hg, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर का है, इसके कारण क्या है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर Hg का प्रेशर आएगा इस कॉलम के कारण। मतलब क्या होगा, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 65, है ना, तभी तभी तो ये 65 + 10 मिलके 75 बनाएगा। अब ये एयर है तो फिर से यहाँ पे 65, फिर ये 10 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 55। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5। और कौन सा क्वेश्चन है, 5, 6, 8।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? In quantitative determination of N2 was liberated from 0.42 gram of sample of organic compound collected over water. ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको हीट वीट किया होगा तो उससे N2 मिला होगा एंड दैट इज कलेक्टेड ओवर वाटर. ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ N2 गैस कलेक्टेड ओवर वाटर वाज, तो इसका वॉल्यूम ऑफ N2 दे रखा है, दैट इज 100 by 11 ml. ठीक है, एट टोटल प्रेशर P दे रखा है, राइट, दैट इज 860 mmHg. ये दिस इज P total. If the volume of N2 was okay, परसेंटेज बाई मास ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसमें बोल रहे हैं कि इसमें बताओ नाइट्रोजन कितना होगा. तो इमेजिन करो कि जैसे मान लो एक ये कंपाउंड है C, जस्ट इमेजिनेशन के लिए C6H5N मान लो, है ना. जस्ट इमेजिन, आई डोंट नो कि ये कंपाउंड कौन सा है, बट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्या होगा. तो अगर मान लो इसको हम हीट वीट करेंगे तो जितना भी नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट होगा वो सब N2 में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये कह रहे हैं ये N2 हमने यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लिया है. तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो N2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, ये इस क्वेश्चन का कहना है. तो ये कह रहे हैं बताओ इसमें कितना नाइट्रोजन है. ठीक है, ये जीरो, जितना भी यहाँ नाइट्रोजन निकल के आएगा, जितने भी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकल के आएंगे वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकल के आ रहे हैं. जितने भी नाइट्रोजन यहाँ पे आएंगे, जितने भी मोल्स बनेंगे, हम वी विल अप्लाई Pv इक्वल्स टू nRT, तो यहाँ पे n निकाल लेंगे. जितने भी मोल्स ऑफ N2 निकल के आएंगे वो सारे के सारे इधर ही जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से. सो व्हाट वी विल डू कि इसका मास निकाल लेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट हाउ मच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, है ना. मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, यही होता है ना परसेंटेज. तो बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में. एक्वस टेंशन दे रखा है 250 केल्विन पे, टेम्परेचर दे रखा है 250 केल्विन एंड एक्वस टेंशन इज 24 mmHg. दैट मींस pressure due to nitrogen is going to be, pressure only due to nitrogen is going to be 860 minus 24, that is 836 mmHg. अब हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स. सो P equals to nRT, n equals to PV by RT. P की वैल्यू कितनी है 836 डिवाइड बाय 760 which is going to be 1.1, राइट. V की वैल्यू कितनी है 100 by 11, ये ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इनटू डिवाइड बाय 1000. सो दिस इज गोइंग टू, है ना, ये कितना आ गया, एक तरह से 1.1 से ये 10 टाइम्स गया और ये 10⁻² आ गया, राइट, बाय RT. RT की वैल्यू कितनी है 250 केल्विन एंड 0.08 बोला है इन्होंने, 0.08. तो ये कितना आ जाएगा 2.5 into 8, so this is 20. So 10⁻² divided by 20, that is going to be 2.5 into 20, हाँ 10⁻3, तो 5 into 10⁻4 हो गया. 5 into 10⁻4 मोल्स आए. मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, so that is 5 into 10⁻4 into नाइट्रोजन N2 है ना, तो 28 into 4 5 कितना होगा 140 into 10⁻4 ग्राम, और यू कैन से 14 into 10⁻3 ग्राम. बस अब आ गया आंसर. इन्होंने परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन 14 into 10⁻3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज 0.42 ग्राम into 100. तो ये हो गया आपका 14, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 14 into ये हो गया 10⁻1, ये 4.2, 42 into 10⁻2 10⁻3 into 100, just solve it. तो ये कितना हो गया 10 आ गया, 140 by 42, 10/3%. ठीक है, तो ये हो गया आंसर. इस तरह से हमने निकाल लिया है. इसमें फिर से मैं बता देता हूँ क्या कर रहे हैं, जस्ट क्विकली, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरह का. इसको बोलते हैं डुमास मेथड, बोलते हैं इसको डुमास मेथड. कहाँ आएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आएगा. ये कहाँ आएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो जब आप ये IUPAC पढ़ रहे होगे, NCERT में देखोगे तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी दे रखी है.
तो उसमें ये पार्ट आएगा दुमास मेथड। क्या करते हैं इसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं, तो उसमें अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो N2 में कन्वर्ट हो जाता है। देन वी विल टेक कैलकुलेट व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द टेम्परेचर, जो भी प्रेशर है उसके हिसाब से निकाल लेते हैं हाउ मेनी मोल्स आर देयर। हमने यहाँ क्या किया है वही हमें वहाँ पे भी करना है, एंड मोल से मास निकाल लेंगे, एंड मास से फिर मास परसेंटेज निकाल लेंगे कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, एक्चुअली नाइट्रोजन प्रेजेंट का इसका प्रैक्टिकल यूज है कई जगह पे, कई सारे सॉल्ट वगैरह में लेट्स से, और मतलब नाइट्रोजन की परसेंटेज से निकालते हैं कि फूड की क्वालिटी कैसी है। तो राइट, नाइट्रोजन की परसेंटेज से निकालते हैं कि फूड की क्वालिटी कैसी है। एक्वेस्टेंशन मींस वाटर वेपर के कारण जो प्रेशर आता है वो एक्वेस्टेंशन है। एन नहीं लिखा हुआ है, AQ होगा, वही मैंने एन लिख दिया क्या, जस्ट AQ एक्वेस्टेंशन। ठीक है, तो ये एक्चुअली यूज होता है ये पर्टिकुलरली फूड में कि आपका नाइट्रोजन कंटेंट उसमें कितना है उससे निकालते हैं, और उससे फूड की क्वालिटी पता चलती है। क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना वो नाइट्रोजन को खाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन नाइट्रोजन। तो उस कुछ रहता है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, बट फूड की क्वालिटी पता करते हैं नाइट्रोजन। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन लेस देन 5, कार्बन लेस देन 5 इसका मतलब क्या है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, was run with just sufficient amount of O2, the volume of all the reactants was 600, मतलब हाइड्रोकार्बन प्लस O2 that was 600 ml। ठीक है, after the explosion the volume of the product CO2 and H2O gas was, तो ये कह रहे हैं कि CO2 plus H2O, यहाँ पे H2O गैस लिया है इन्होंने, that is 700 ml। ठीक है, the molecular formula of the compound is, तो ये कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन में कितना होगा। So just what you are going to write कि जनरल फॉर्म लिख लो, CX plus Y by 4O2 gives XCO2 plus Y by 2 H2। तो इससे दो बातें निकल के आ रही हैं, पहली x plus y by 2 is nothing but, है ना, ये जो भी आ रहा है इसका राइट। अच्छा, अगर इसका 1 लीटर है ना, तो इसका x प्लस वाई बाई 4 लीटर यूज होगा, राइट, और इससे मिलेगा x लीटर और इससे मिलेगा y लीटर। ठीक है, ऐसा हमें पता है, लेकिन लेट्स से अगर ये भी हमें ना पता हो, राइट, दिस वी डोंट नो, राइट, तो हम दो तीन तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका ये है कि ये 1 लीटर की जगह n लीटर लिख लें, तो क्या हो जाएगा, x plus y by 4 into n लीटर is going to be xn yn, है ना। अब इनको ऐड कर दो, so that we know that n plus x plus y by 4 into n that is 600, और nx plus ny that is equals to 700, sorry y by 2 है, y by 2। तो बस इसको सॉल्व करो, इससे कुछ बनेगा, रिलेशन आएगा, ये एन कट जाएगा, या तो रेशियो ले लो, राइट, या फिर दूसरा तरीका। तो तरीका ये है, हिडन ट्रायल से एक एक ऑप्शन कर लो, C3H8 लो, यहाँ पे O2 कितना आएगा, तो 5O2 gives 3CO2 plus 4H2। बस अब यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये 700 है, तो 700 है तो इसका मतलब ये 300, ये 400, राइट, तो ये 700 हो सकता है, तो ये 500, तो ये 100, तो बस हो गया आंसर, ये 600 बना, ये 700 बना, यही हो गया आंसर। तो आप उल्टा भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसका रेशियो ले लोगे तो n हट जाएगा, 1 plus
x plus y by 4 divided by x plus y by 2 is nothing but 6 by 7 और ये हो जाएगा 7 plus 7x by 4 equals to 6x plus 3y से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4x नहीं सॉरी x और ये इधर जाएगा तो x plus 7 equals to ये कितना होगा 12 5 by या y 5 by 4 और फिर इसमें इंटेंट ट्रायल लगेगा राइट तो आपको वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी ठीक है तो पहली वैल्यू पुट करो 3 plus 7 10 5 into 8 by 4 तो ये आ गया 10 ठीक है ऐसे मतलब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया 10 ठीक है अब बताओ भाई 11 से 17 तक क्वेश्चन नंबर 11 to 17 अच्छा पहले ही शुभम ने कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं 16 बताना है और 13 15 17 आई थिंक बताना 13 15 17 and 16 ओके क्वेश्चन नंबर 13 15 17 16 ओके एनी अदर क्वेश्चन 11 14 ठीक है 12 सभी हो गए 11 12 13 14 15 16 17 The system shown in the diagram is at the equilibrium at 27 degrees Celsius. Volume of bulb is 150 ml. At this temperature, the vapor pressure of water is 28 millimeter of mercury. If the bulb contains 0.001 moles of O2, volume of liquid water is approximately okay. ठीक है तो पहले ये देख लो कि ये मैनोमीटर टाइप दे रखा है और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा है ना ये तो वैक्यूम है तो यहाँ तो प्रेशर 0 होगा और लिक्विड में मैंने बताया था आपको कि पॉइंट्स जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं उनमें प्रेशर सेम रहता है तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वही इस पॉइंट पे प्रेशर होगा और ये कितना होगा यहाँ पे तो P0 हो गया वैक्यूम होने के कारण तो ये जो हाइट है उसके कारण जो प्रेशर आएगा वो लगेगा दैट इज 161 mm Hg and that is due to P gas plus water इसके कारण आएगा तो ये P टोटल हो गया आपका यहाँ पे 161 mm Hg and that is nothing but P gas plus P water water कितना दे रखा है इनमें 28 तो इससे आपको P gas मिल गया P gas is going to be 30 131 133 mm Hg तो ये O2 का प्रेशर मिल गया आपको यहाँ पे एनीवे क्या चाहिए हमें इफ द लिक्विड ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम बताना है तो वॉल्यूम ऑफ बल्ब इज 150 तो वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल लें राइट तो बाकी जो बचा होगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा ठीक है तो निकल गया अब भी निकाल लो V equals to nRT P is 133 divided by let's say 760 V नहीं पता है N की वैल्यू 10 to minus 3 RT T की वैल्यू 300 into R let's say 25 लिख लेते हैं तो V की वैल्यू आ गई आपकी 13 से ही जाएगा सॉल्व करना पड़ेगा ये 10 to minus 3 लेट्स से लिख लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू 24.63 into 760 डिवाइड बाय 133 सॉल्व करो बताओ तो इससे वॉल्यूम आएगा लीटर में है ना और इसको अगर हमें लीटर को हटाना हो तो ये 10 to minus 3 हटा दो तो ml में आ जाएगा इसको सॉल्व करो 24.63 into 760 डिवाइड बाय 133 तो ये आ रहा है लगभग 140 ml 44.74 ml कितना है वॉल्यूम 150 ml है तो कितना हो गया बाकी
वाटर होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? इन द फॉलोइंग फिगर when the two stop cocks are open, the total pressure inside the flask will be, अब देख लो यहाँ पे, right? What you have to do is आपको निकालना है P total and total, बस उससे आ जाएगा आंसर, right? So P total by N total is nothing but P1 B1 by N1 plus P2 B2 by, नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, पहले मैं सबके मोल्स निकाल लूं, राइट? N1 निकाल लूं। N1 क्या होगा? N1 इज P1 B1 by RT। तो एक तरह से मैं N1 RT निकाल रहा हूँ। सब में टेम्परेचर सेम ही होगा क्योंकि दे नहीं रखा है, तो वी विल अज्यूम कि इट इज सेम। ठीक है, सो दिस इज P1 B1, तो देन इट इज गोइंग टू बी 2.13 1.5 plus 1.0 0.861 into sorry plus 1.522, तो ये कितना हो जाएगा? जो भी है ये हो गया आपका, इससे निकल गया N टोटल। फिर वॉल्यूम टोटल निकाल लेंगे। वॉल्यूम टोटल इज नथिंग बट 1.51 plus 2 that is 4.5 लीटर। बस आ गया आपका P total is equals to V total equals to N total RT, बस P निकल जाएगा इससे। ठीक है, सॉल्व करो इससे, डिवाइड बाय V टोटल डाल दो, आंसर ये दो गए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, determine the molar mass of a liquid as small sample of liquid was vaporized in a glass vessel with a pinhole opening. ठीक है, the volume of vessel was 115.3 ml and the liquid was completely vaporized in a boiling water bath at 100 degrees Celsius. The atmosphere pressure that day was 743 torr. After the vapor was cooled down at 25 degrees Celsius, they have condensed back to liquid. It was weighed. The mass of liquid was this, the molar mass of liquid. Okay. तो वॉल्यूम ऑफ वेसल दे रखा है उन्होंने 115.3 ml, ठीक है, एंड द लिक्विड completely vaporized in a boiling water bath at 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कुछ कंटेनर है और जिसको ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया गया है ना, ये बात है यहाँ। इसका मतलब है यहाँ पे जो वेपर में ये जो लिक्विड होगा, राइट, ये जो वेपराइज होगा ये पूरा मतलब यूनिफॉर्मली है ना चला जाएगा, तो ये वॉल्यूम ऑफ वेपर जो है वो आपका आ जाएगा 115 ml 3 ml सॉरी, राइट, जब वो वेपर की फॉर्म में मतलब गैसेस फॉर्म में होगा। और टेम्परेचर उस पॉइंट पे आ गया आपका 373 केल्विन। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पिन होल है, तो पिन होल से ये जो भी है दैट इज गोइंग टू कंडेंस धीरे धीरे वॉल्यूम निकल के, और राइट एक मिनट, एंड द लिक्विड वाज कंप्लीटली वेपराइज्ड। ठीक है, द एटमॉस्फेयर दैट डे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट डे वाज 743। सो अब 743 टॉर मतलब 743 mmHg को अब PATM लिखना है यहाँ पे, जिसपे ये बॉयल हो रहा है, राइट। तो जब बॉयल होगा तो यहाँ पे प्रेशर कितना है 743 टॉर। इसका मतलब ये है कि प्रेशर यहाँ पे 743 टॉर है। बॉयल हो रहा है तो बॉयल होने पे जो प्रेशर होता है वो P एक्सटर्नल होता है या फिर PATM होता है, दैट इज गोइंग टू ओवर ईयर है ना 743 टॉर। अब क्या कह रहे हैं ये,
तो हमें करना क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन से मोल्स निकाल लेने, ठीक है। ये मान के कि ये जो वेपर है वो गैस है एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई, और कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेपर्स इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, पी आपका क्या है 743 टॉर, तो इसको क्या करना है आपको, अब क्योंकि आर की वैल्यू आपने 760 के हिसाब से ली है तो आपको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना है 115.3 ml, एन की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू 0.0821 एंड 373 केल्विन, इससे एन निकलेगा, एन निकालो भाई, ठीक है। और जो भी ये आएगा, ठीक है, 25 डिग्री से कंफ्यूज नहीं होना है, उससे केवल वो लिक्विड आ जाएगा, एक बार ट्राई करते हैं, है ना। एंड द मास, जो भी मोल्स आएंगे उससे उसका मास दे रखा है, तो यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द मोलर मास। सॉल्व कर लेते हैं, 743 into 115.3 divided by 760, that is 112.7 divided by 373, that is 0.3 divided by 0.0821, so that is coming around 3.6. अब एक गलती हमने कर दी, ये ml में है तो डिवाइड बाई 1000 और लिखना होगा, तो 3.6 इंटू 10⁻³ ये आ गया आपके मोल्स, ठीक है। तो ये आ गया आपके मोल्स। इनका मास कितना है, मास ऑफ दिस सैंपल इज नथिंग बट 0.4429 ग्राम। तो ये जो भी मोल्स हैं इनका मास ले रखा है 0.4429 ग्राम। तो ये क्या होगा, दिस प्लस मोलर मास इज इक्वल टू दिस, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 0.4429 डिवाइड बाई 3.6 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 442.9 डिवाइड बाई 3.6, सो जस्ट सॉल्व इट, 3.68 है ये एक्चुअली में, so that is going to be 442.9 divided by 3.68, so 120 के आसपास आंसर आ रहा है, ठीक है 20.3। फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या था। क्वेश्चन को इस तरह से दिया है कि एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 115.3 ml और उसमें कुछ लिक्विड डाल रहे हैं, थोड़ा सा लिक्विड, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे रख रहे हैं, तो ये पूरा वेपराइज हो गया, राइट। और बोल रहे हैं कि वेपराइज हो गया, उस टाइम पे इसका प्रेशर कितना था 743 टॉर, क्योंकि बॉइलिंग पे क्या होना है, प्रेशर आपका पी एक्सटर्नल के बराबर होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जब वो बॉयल हुआ तो यहाँ प्रेशर 743 टॉर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मोल्स निकालेंगे, व्हाट हाउ मेनी मोल्स आर देयर, राइट। गैस के जितने भी गैस के मोल्स होंगे उनको आप कंडेंस करोगे तो वो मास सेम ही आएगा, सो वी हैव डन दैट, वी हैव कैलकुलेटेड द मोल्स, मोल्स का मास पता है तो मोलर मास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखते हैं 7 बजे कितने लोग प्रेजेंट है, देखो ये 63 रह गए। अब ये क्वेश्चन जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तब काफी बच्चे चले गए, बताओ, कोई बात नहीं। For two gases A and B with molecular weight Ma and B, it is observed that at a certain temperature T, the mean speed of A is equals to root mean square speed of B, right? Two gases. 63 surviving. अभी क्लास भी है दिया मैम का, राइट, यस। हाँ, मुझसे भी पूछ सकते हैं डाउट, ये तो क्वेश्चन हम डाउट ही ले रहे हैं ना, राइट। तो देख लो, मेरे से पूछना है, दिया मैम से पूछना है। मान लो 2 कंटेनर है, ए गैस है और बी। हाँ बोलो शुभम। सर उनसे ही पूछ लेते ना, नहीं तो आप, क्योंकि वो ऑर्गेनिक का आज क्वेश्चंस कराने वाली थी IUPAC का ही, क्योंकि अभी टेस्ट है ना उसके लिए। तो तुम चाहते हो मैं यहाँ से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँ? हाँ सर, ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन 3-4 ही तो है ये, हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में कर लूँगा डिस्कस, ठीक है, आप लोग जा सकते हो। हाँ थैंक यू सर। और अगली बार का सर होमवर्क क्या बता दो ना, यही ना, मतलब आगे का करके है भाई, अगली बार तो 2 दिन बाद है और बहुत कुछ करना है, मोर देन 1 कॉम्प्रिहेंशन, पूरा ये एक्सरसाइज एंड विंडोज टू जेई मेन, विंडोज टू जेई एडवांस। ठीक है सर।
विंडोज टू क्या जी एडवांस में काफी क्वेश्चन है, तो केवल वहां तक करने हैं, ऑब्जेक्टिव तक सिंगल करेक्ट तक, ओके सर। ऑब्जेक्टिव 1 सिंगल वर्ड करेक्ट तक करने हैं। थैंक यू सर। ठीक है, लेकिन क्लास अपनी 2 दिन बाद ही है। सब कर दो, हाँ एक्सपर्टाइज भी कर लो, अगर टाइम मिले तो एक्सपर्टाइज नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक है, काफी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, बाय, टाटा। ओके बाय बेटा, बाय।